साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2016 और इसके हिंदी सेक्शन की। अभी हम लोग हिंदी सेक्शन पे ही बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हम लोग उन सब्जेक्ट को, उन विषयों को ना छोड़ दें जो पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं और हमारे साथी होते हैं। पिछली वीडियो में यही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इस बार मैं कुछ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हिंदी आसान होती है मगर उतनी भी नहीं जितनी कि हम लोग सोच लेते हैं। तो कई बार ये दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं। तो आज ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं वो आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के साथ ही साथ पता चल जाएगा। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग पहले सवाल पे चल रहे हैं। पवन शब्द का पर्यायवाची साथियों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है नहीं, इन चीजों पर आपको हमेशा और हमेशा ध्यान देना है। ये केवल प्रैक्टिस से ही आपका दूर हो सकता है। पवन मतलब वायु का पर्यायवाची नहीं है। समीर पर्यायवाची है, मारुत भी पर्यायवाची है, बात भी पर्यायवाची है, लेकिन जो अनल है ये पर्यायवाची नहीं है। तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए आपका अनल। अनल नहीं है, अनल क्योंकि आग का पर्यायवाची है, ये बात भी आप यहाँ पे सीख लें। अगर ये अनल की जगह अनिल होता तो राइट आंसर हो जाता है। तो आपको समझ है काफी, तो आप लोग आपका अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वाली बात हमने पिछले सेक्शन में भी चर्चा में ली थी। मितव्यय शब्द का विलोम है। मितव्यय का मतलब कम खर्च, ठीक है। अपव्यय का मतलब अधिक खर्च। कृपण का मतलब कंजूस होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये मितव्ययी होता तो हम लोग कुछ और सोचते, लेकिन क्योंकि ये तो मामला ही अलग हो गया, बस आपको खर्च बताना है, व्यक्ति के बारे में नहीं। अल्प का मतलब ही कम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बहु भी है, इस तरीके से जो बहुत ज्यादा संख्या में खर्च करता हो वो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या वंख्या से कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे मितव्यय का आपको अपव्यय याद करना है। दोपहर के बाद का दिन कहलाता है। दोपहर से पहले का दिन होता है पूर्वाह, दोपहर का समय मध्याह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है। तो साथियों आपको पता है कि प्रति प्लस अर्पण, ये इसका संधि विच्छेद। जो शब्द होते हैं तो शब्द के पहले लगने वाले शब्द होते हैं उपसर्ग और शब्द के बाद में लगने वाले होते हैं प्रत्यय। ये आप अच्छी तरीके से जान लें। तो प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग सबसे पहले लगते हैं। तो यहाँ पर पूछा है उपसर्ग बताना है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो प्रति है यही यहाँ पे राइट आंसर है और इस तरीके से आप सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। प्रति। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय बताना है। तो साथियों आपको कुछ शब्दों को तो ऐसे ही याद करना होता है जो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है प्रत्यय वो है आहट। नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। साथियों राजभाषा का, राष्ट्रभाषा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों हाँ शायद ये थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अजीब लग रही हो, लेकिन एक्चुअल में वीडियो क्वालिटी अजीब नहीं है। ये पेपर ही थोड़ा पुराना है और इसकी हालत थोड़ी गंभीर है और इसी को बना करके फोटो लेकर के पीडीएफ बनाया गया है। तो कोशिश करें सपोर्ट करने का, लेकिन फिर भी जो बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ उस बात को जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? हिंदी का। इजी है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूख गई है जब, उसके बाद वर्षा का क्या महत्व? यानी कि जब समय पर जरूरत होती है, जो चीज समय पे काम ना आए, तब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं या इस मुहावरे का, जो भी आप कहना चाहें। तो समय पर काम नहीं आना, यही इसका अर्थ होता है। अगला है तलवे चाटना। तो साथियों आपको पता है कि पाँव दबाना नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं, इधर उधर की हाँकना कुछ नहीं, तलवों में छाले पड़ना ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसलिए चापलूसी करना आप बता सकते हैं। साथियों अभी तक कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया जिस पर हमें कुछ ज्यादा सोचना विचारना पड़ता, लेकिन अब थोड़ी सी चीजें आप लोगों के लिए स्पेशल हैं, थोड़ा देखना शुरू करिएगा। एक तो सवाल नंबर 110, सम उपसर्ग का मैं किस शब्द में सुनाई पड़ता है? अब किस शब्द में सुनाई पड़ता है साथियों, ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा इस सवाल को, क्योंकि संयम, संभावना, संवाद और संख्या,
तो इसमें एक से ज्यादा शब्दों में मैं की ध्वनि आ रही है। तो क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास इसका नहीं था, बस मैं केवल आपके पास पेपर को लेकर के ये सॉल्व कर रहा हूँ। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 111। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है। तो आपको पहचाननी है भाववाचक संख्या। यहाँ आंख शरीर का अंग है, पार्टिकुलर नाम है, बालों मतलब बाल भी, और मुखमंडल भी। तो 5 प्रकार की वैसे संज्ञा होती है, आप लोग यहीं पे देख लें। तो व्यक्तिवाचक, उसमें भाववाचक भी होती है, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भाव वही चीजें होती हैं जिसमें हमारा व्यक्तिगत गुण आ जाते हैं। तो सारे हमारे गुण कहाँ पे आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो ये हंसी बाहर का मामला नहीं है, अंदर का मामला है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 112। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताइएगा। तो कारक आप देखने से पहले इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लें। कानों सुनी बात, कानों सुनी मतलब कान से सुनी, साधन क्या बने? कान से। तो कर्ता ने वाचक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, कर्म को करण से या द्वारा। तो आप सोच समझ सकते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान को के लिए। यहां आपको ये बात समझनी है कि करण से पता चलता है साधन, क्रिया किस साधन से की गई है, कैसे की गई है वो, और संप्रदान से पता चलता है कारण यानी कि रीजन, कोई क्रिया क्यों की गई है। तो ये सब पता करने के लिए सब चीजें होती हैं। तो कान से सुनी यानी कि साधन है, तो इसलिए राइट आंसर है करण। कितना आप समझ गए होंगे। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, साथियों ये बात यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति विशेष होता, राम से झगड़ा करते फिरोगे, श्याम से झगड़ा करते फिरोगे, लेकिन कोई नाम स्पेशल यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे बस किस किस शब्द को लिख दिया गया है। तो इट मीन्स जब नाम ना प्रयोग हो तो क्या होता है? सर्वनाम। तो जो सबके नाम की जगह प्रयोग हो जाए वो सर्वनाम है। तो इसलिए यहाँ सब कोई आ सकता है किस किस से, इसलिए ये सर्वनाम है और आप समझ सकते हैं। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित शब्द है। तो साथियों आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी में भले ही सवालों की संख्या कम आती हो, लेकिन कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर करें और कोई भी सेक्शन ना छोड़ करके जाएं। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, अंडरलाइन वर्ड ये है। दुर्घटना आप देख सकते हैं, दुर्घटना के बारे में जानकारी दे रहा है ये भयंकर शब्द। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? विशेषण। और ये दुर्घटना, ये क्या कहेंगे आप? संज्ञा। कोई भी घटना सब उसमें आ जाती है और जो इसकी विशेषता बताए वो विशेषण होता है, इसलिए विशेषण यहाँ पर। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार है। तो आप देखेंगे इस शब्द को, बस इतना सा ही शब्द हमारे सवाल को करा देगा। मन मयूर, मन को ही मयूर में कहा गया है, मतलब उपमेय और उपमान को लगभग एक ही कर दिया गया है, मन को ही मयूर कह दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो अलंकार आपका निकल करके आता है वो होता है रूपक अलंकार। उपमा में तुलना की जाती है, सा सी चंद्र सामुख, इस तरीके से। रूपक में उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है, जिसमें मानो, जानो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। यमक, आप साथियों होमवर्क है, इसकी पहचान बताइएगा कि आप यमक अलंकार को कैसे पहचानेंगे। तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं। चलिएगा, दुबई कितना सुंदर देश है, आपको रेखांकित पद में बताना है कि क्या मामला है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सुंदर,
अब दुबई कितना सुंदर देश है, तो सुंदर के बारे में बात हो रही है। साथियों सुंदर एक विशेषता तो बता ही रहा है, किसकी? दुबई की। ये दुबई देश है, तो दुबई देश कितना सुंदर है, ये सब बातें की गई हैं। तो इसमें मेन बात ये आ रही है कि आपको पहचानना है। अब सुंदर विशेषण है पहली बात, क्योंकि विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन में थोड़ा विचार करिएगा, क्या ये प्रविशेषण कहेंगे? तो साथियों प्रविशेषण वो होता है, मैं आपको बताऊं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तो आप देख सकते हैं ये विशेषण और एक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण ये भी विशेषण ही होता है, ये भी विशेषण ही होता है। इनकी जो विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये प्रविशेषण तो नहीं है। यहाँ पर संख्यावाची विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या की कोई बात ही नहीं आ रही। परिमाणवाचक नहीं हो सकता। तो अगर आप नॉर्मली भी करना चाहें तो राइट आंसर हो जाएगा विधेय विशेषण। एक होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। तो दोनों को जरा समझिएगा। एक होता है विशेष्य विशेषण, काला घोड़ा। साथियों यहां देखेंगे काला शब्द विशेषण है और ये विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो आपको ध्यान रखना कि अगर विशेषण विशेष्य से पहले इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग उसको कहते हैं विशेष्य विशेषण। क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। यहाँ लिखा हुआ उल्टा है, ये देखेंगे आप, विशेषण पहले लिखा हुआ है, विशेष्य बाद में लिखा है, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं विशेष्य विशेषण। यहाँ विशेष्य पहले आता है। लेकिन जब कोई विशेषता बताने वाला शब्द हम बाद में लिखते हैं तो हम उसको विधेय विशेषण बोलते हैं। जैसे लड़का सुंदर है, तो इससे क्या पता चल रहा है? अब सुंदर जो शब्द है लड़के की विशेषता बता रहा है, लेकिन जो सुंदर शब्द है ये बाद में प्रयोग हुआ है, तो इसी वजह से ये विधेय विशेषण है। तो आप लोग देख सकते हैं दुबई के बारे में विशेषता बता रहा है और ये इसके बाद प्रयोग हुआ है सुंदर शब्द, तो इसलिए ये कैसा है? विधेय विशेषण। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो ये सब मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ अगले सवाल के लिए। मैं दोनों ही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोग पेपर का तो ध्यान रखें ही रखें, और साथ में जो बातें मैं बता रहा हूँ उनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? तो आपको पता है कि 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। तो भाववाच्य मुझसे हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता, तो ये तीनों कैसे हैं? भाववाच्य। ठीक है, ये भाववाच्य होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक शब्द है, इन्होंने बिल्कुल सेंटेंस ऐसे ही बना करके दिया है जैसे ये सारी चीजें, लेकिन जो पढ़ना एक क्रिया है ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो हंसा नहीं जाता ये अपना का स्वभाव है, चला नहीं जाता स्वाभाविक है, हिला नहीं जाता स्वाभाविक है, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना, तो ये एक तरीका तो यही है कि आप जब ये तीनों पहचान गए हैं भाववाचक तो इसको राइट आंसर कर दीजिएगा। और अगर नहीं पहचाने हैं तो कर्म, क्योंकि पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अन्य व्यक्ति। तो जब कर्म की विशेष बात आ जाए तो यहाँ पर आप लोग कर्मवाच्य इसको कर देते हैं। तो ये क्रिया पे निर्भर करता है कि वो क्रिया कैसी है। भाव प्रधान है तो वो भाववाच्य हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय है। अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक, ईटीसी चिन्हों, जो ईटीसी चीजें हैं, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, इनके अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो शब्द कहते हैं अविकारी। वह हमेशा, वह तो बदल जाता है, ठीक है, जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वह नहीं रहेगा, तो ये तो वचन के हिसाब से बदल जाएगा। जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वे हो जाएगा। अपने, कोई एक व्यक्ति हो जाएगा तो अपना हो जाएगा। गीत एक संज्ञा शब्द है, अगर हम वचन चेंज कर देंगे तो गीत का गीतों हो जाएगा, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो राइट आंसर है वो हमेशा।
तो यह लिंग के साथ, किसी भी लिंग के साथ आए, किसी भी वचन के, किसी भी काल के, किसी भी कारक के साथ, तो ये हमेशा हमेशा ही रहने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे जो अव्यय शब्द है वो आपका हमेशा है। चलिएगा, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, रेखांकित पद है। साथियों, रेखांकित पद यानी कि यहाँ एक आप पढ़ेंगे पदबंध हिंदी में। तो पूरे पूरे छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिनको हमें दर्शाना होता है कि उसमें कौन सा पदबंध है या कौन सा विशेष मतलब वाक्य जुड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना होता है संज्ञा पदबंध हो सकता है, या विशेषण पदबंध हो सकता है, या क्रिया विशेषण क्रियाबंध हो सकता है, पदबंध हो सकता है। तो इस तरीके से बांटा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लड़का एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताने वाला नीली कमीज, ये विशेषण। तो मैं आपको बता दूं कि जब संज्ञा पदबंध होता है तो उसमें केवल संज्ञा शब्दों को वाक्य में आने वाले वचन, लिंग, काल उनके साथ अन्वय कराना होता है, उनके साथ मतलब एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, तो तब ये संज्ञा पदबंध होता। लेकिन संज्ञा के साथ साथ विशेषण पदबंध है, तो आपको ध्यान रखना है कि विशेषण पदबंध की जो विशेषता होती है कि उसमें विशेषण से तो जोड़ना ही होता है, विशेषण के साथ साथ विशेष्य का भी इस्तेमाल उस पद में किया जाता है। तो नीली कमीज वाला लड़का ये किसका हो जाएगा, विशेषण पदबंध का, क्रिया विशेषण का कोई मतलब नहीं है। और ये प्रधान उपवाक्य लिखा हुआ है साथियों, ये तो एक कॉमन सी बात है। जब बिल्कुल कॉमन सवाल हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप जो विशेष है सटीक वाला आंसर वही लगाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि लखनऊ कहाँ पर है, भारत में या लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, तो आपको राइट आंसर जो माना जाएगा वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो ज्यादा सटीक है मुकाबले भारत के। तो प्रधान वाक्य तो कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विशेषण पदबंध है जिसमें विशेष्य का उपस्थित होना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें ये, जैसे ये क्रिया विशेषण पद हो सकता है, ये वाला अभी अभी गया है, ये किसी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। चलिएगा, यहाँ एक इसको पढ़ लीजिएगा। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना इसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दशा, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर के साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं है। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य और समाज, प्राण और शरीर। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर है, अमर है और वह कभी नष्ट नहीं होता। ये सारी बातें आप कही गई, तो आपने बात को समझ लिया होगा। पहला चीज देखते हैं, व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने के कारण है। व्यक्ति का शांत रहना, क्रियाशील होना, निष्क्रिय होना, क्रियाशील होना या सजग रहना। तो आपको पता है कि क्रियाशील होना ही व्यक्ति का उसके अन्य गुणों का कारण है। आप पहले उसमें देख सकते हैं कि क्रियाशील है, इसी वजह से उसमें क्रिया, ये काम, क्रोध, मोह, इतने सारे गुण होते हैं, ये आप देख सकते हैं। साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है क्रियाशीलता नहीं, क्रियाशीलता से तो भावों की क्रियाशीलता होती है, काम, क्रोध, इस टाइप की चीजें। ज्ञानवान होना साहित्य सृजन नहीं, संप्रेषण कौशल का होना या काम, क्रोध आदि प्रवृत्तियों का होना। साथियों, आपने अभी पढ़ा कि जो क्रियाशील होना है, क्रियाशीलता निर्भर करती है या प्रभावित करती है हमारी काम, क्रोध आदि प्रवृत्तियों को, और इन्हीं प्रवृत्तियों को साहित्य क्या करता है, सृजन में साहित्यकार अपना बना लेता है इन्हीं चीजों को। ये चीजें आपने पढ़ी थी, तो देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है, ये वाली चीजें। यहाँ नेक्स्ट सवाल, साहित्य समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण, ये आप पीछे देख चुके हैं। साहित्य अजर अमर है, इस वाक्य में अजर शब्द का क्या अर्थ है।
अजर, जर का मतलब होता है जो जीर्ण शीर्ण हो सके, और अजर का मतलब जो जीर्ण शीर्ण ना हो, यानी कि अक्षण जो कभी बूढ़ा ना हो या वृद्ध ना हो, उसको बोलते हैं हम अजर। या जो कभी पुराना ना हो, वो होता है अजर। तो आप समझ सकते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो। साहित्य में नवजीवन, साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा समास? अव्ययी भाव, इसमें समस्त पद अव्यय हो जाता है। तत्पुरुष कारक प्रधान होता है। बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में आप देखेंगे विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे नवजीवन, ये जीवन के बारे में बताता है, नया शब्द, नया जीवन। तो विशेषण विशेष्य हो रहा है, इस वजह से राइट आंसर है आपका कर्मधारय। आप समझ सकते हैं। तो नया जीवन। और एक और लास्ट में बचा हुआ है सवाल, ये देखेंगे आप 125। साथियों को सवाल 25 सवाल पूछे गए थे, इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन कोई बात नहीं। बर्तनी सुध है, तो आप लोग बस इसको तो सीधा सीधा याद रखें, वाल्मीकि, बस ये सारा काम आपको करना है। तो साथियों मैं समझता हूँ कि पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, और मैं अगली ही वीडियो के साथ किसी और सेक्शन के साथ लेकर के आऊँगा। आप लोग बस तैयारी में जुटे रहिएगा, और किसी भी समय की किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका सारा सोल्यूशन रखा जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।